हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इस वाले वीडियो में करा रहा हूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था एंड कब ख़त्म होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में और 1919 तक ये लास्ट करता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है वाई, क्यों इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले कुछ वॉर्स नहीं हुए होंगे, जैसे इसके पहले क्रिमेटिक वॉर हुआ था, नेपोलिक वॉर्स हुए थे, उसके बाद इसके पहले अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, लेकिन ऐसे वॉर नहीं हुए थे जिसमें पूरे दुनिया ने लड़ा हो, पूरे दुनिया इसमें शामिल हुई थी। उसके अलावा हमारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस पर इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिला था। उसके अलावा जितने जल्दी ये वॉर फैला, जितने ज़्यादा जल्दी इस वॉर के इम्पैक्ट देखने को मिले, जितना जल्दी ये स्प्रेड हुआ और जितना डैमेज इस वॉर में देखने को मिला, उतना इससे पहले किसी भी वॉर में नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा है कॉजेज़ क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिनमें हमें 3-4 कॉजेज़ ही पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक सवाल आएगा कि नेशनलिज्म किसी भी वॉर का कारण कैसे बन सकता है। नेशनलिज्म तो एक अच्छी चीज़ होती है, लोग के मन में एक तरह का यूनिटी होता है, लोग अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए वो लोग साथ में रहते हैं, इसी को नेशनलिज्म बोला जाता है, जिसको हिंदी में देशभक्ति कहते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ यूटिलिटी है जिसमें सभी लोग जो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं या फिर किसी एक कॉमन कंट्री में रहते हैं, तो उन सब के अंदर एक तरह का यूनिटी होता है, उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इससे किसी का वॉर कैसे हो सकता है। तो ये हमारा नेशनलिज्म इसका कारण नहीं है। नेशनलिज्म के बाद जो होते हैं वो मेन कारण है वॉर का। वो सेकेंड नंबर पार्ट है, वो है एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म तो अच्छा है बट एग्रेसिव नेशनलिज्म बुरा है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि लव फॉर आवर ओन कंट्री, मतलब अपने देश से तो प्यार है बट हेट्रेड फॉर अदर्स, दूसरे देश से नफरत है हमें। जैसे मेरा देश बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारे देश खराब है और हमें तुम्हारे देश को ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उनको एग्रेसिव नेशनलिज्म में डाला जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है, उसमें इम्पीरियलिज्म का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो वीक कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, उनके ऊपर मिलिट्री भेजकर या फिर पॉलिटिकल कुछ करके, ऐसे करके वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर किया था, उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी का मतलब होता है वो जगह जिस पर किसी बड़े देश ने उस पर रूल किया हो। तो इंडिया उस समय क्या था कि इंडिया के जो राजा थे वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड थे एंड उसको हराना मुश्किल नहीं था, इजी था बहुत ही। एंड ब्रिटिश ने इसी डिवाइड एंड रूल का फ़ायदा उठाया और पूरे इंडिया को जीत लिया। इसके बाद आता है रेस फॉर आर्मामेंट्स। ये हमारा सेकेंड रीज़न है या सेकेंड कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो उस समय क्या होता है ना कि जो गन्स होते हैं, कैनन्स होते हैं, नेवी होती है, इसके लिए बहुत सारे देशों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था अपने देश में बनाने के लिए और सभी देश बहुत ज़्यादा हथियार बना बना के अपने पास रख रहे थे। इन हथियारों को ही आर्मामेंट्स कहा जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि एक तरह का फियर, एक तरह का एप्रीहेंशन, एक तरह का म्यूचुअल हेट्रेड सभी के मन में आ जाता है। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई नेबर रहता है और उसके पास एक गन है तो तुम उससे थोड़ा डरोगे, उससे नफरत करोगे। एग्जैक्ट यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो बाकी कंट्रीज़ है ना, दूसरे देश जो पड़ोसी देश हैं उनके, उनमें भी एक तरह का हेट्रेड आ जाता है दूसरे देशों के प्रति। अब वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और ज़्यादा हथियार इस तरह का बना बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे जर्मनी को देख लो, जर्मनी ने उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी बना के रख दी थी। अब इससे बहुत ज़्यादा जेलस थे ब्रिटेन और फ्रांस। इन्होंने भी कम ताकत नहीं लगाई थी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, इन्होंने भी नेवी, कैनन्स, ये सब बहुत कुछ बना के रखा था। तो इनके अंदर एक तरह का रेस लगा था कि किसके पास कितना ज़्यादा हथियार होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीज़न है डिवीज़न ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स। अब उस समय यूरोप जो था वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड था। ऐसा मान लो कि अगर मान लो कभी 2 पावरफुल ग्रुप्स होते हैं तो सारे देश क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप का पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे वहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बने थे यूरोप में जो कि मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स थे। एक को कहा गया था ट्रिपल एंटिटी और एक को बोला गया था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटिटी का पार्ट था इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और रशिया। ये चारों देश ट्रिपल एंटिटी का हिस्सा थे, मेंबर्स थे। उसके बाद ट्रिपल अलायंस जो होता है उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली।
ठीक है। ये 3 देश जो है, ये 3 देश नहीं है असली में, जर्मनी और इटली एक कंट्री है, बट ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो एक एम्पायर था उस समय पे, वहाँ पे राजा रूल करते थे। तो ये लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा था अपना। तो इस तरह से यूरोप जो था वो 2-2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था। कुछ लोग ट्रिपल एंटिटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग ट्रिपल अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हमारा जो इमीडिएट कॉज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर साल एग्जाम में आता है कि इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वो था सैराजेवो क्राइसिस। अब सैराजेवो क्राइसिस हुआ क्या वहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम्हें इस प्रिंस का नाम याद रखना है, आर्च डूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। हम लोग इनको अभी फ्रांसिस बोलेंगे, ठीक है, इतना बड़ा नाम तो रिपीट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको सिर्फ फ्रांसिस बोलेंगे, लेकिन तुम पूरा नाम याद रख लेना। तो जो फ्रांसिस हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था उसमें ये राजा के बेटे थे और आगे जाके राजा बनने वाले थे। लेकिन 28 जून 1914 को वो सैराजेवो जो नाम का जगह है, जो बोस्निया नाम का देश है, उसका कैपिटल है। अगर तुम मैप में देखोगे तो जहाँ पे तुम्हें ऑस्ट्रिया हंगरी दिखेगा उसके जस्ट नीचे देखना तुम्हें बोस्निया नाम का एक देश दिखेगा। तो बोस्निया नाम का जो देश है उसका कैपिटल है सैराजेवो, ठीक है। अब वहाँ पे 28 जून को 1914 में ये जो फ्रांसिस हैं वो आए होते हैं अपने वाइफ के साथ घूमने के लिए, कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए और मेनली हनीमून मनाने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक सर्बियन ग्रुप होता है वहाँ पे। अब सर्बियन एक जाति के लोग हैं, ये लोग अपनी यूनिटी के लिए लड़ रहे होते हैं। इनका डिमांड होता है कि जहाँ जहाँ सर्बियन लोग रहते हैं उन सभी को फ्री स्टेट घोषित कर दिया जाए, मतलब वहाँ पर वो लोग अपना देश बना के रहना चाहते थे। तो सर्बिया के कुछ जो लोग हैं वो ऑस्ट्रिया हंगरी में भी रहते थे और कुछ लोग बोस्निया में भी रहते थे। अब इनका मानना था कि जो फ्रांसिस हैं, जो कि अभी आगे जाके राजा बनने वाले हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और सर्बिया की यूनिटी को, यानी वो लोग नहीं चाहते कि सर्बिया के सभी लोग एक साथ रहे, उनके देश को फ्री किया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है द ब्लैक डेथ। इसी को द यूनियन ऑफ डेथ भी कहा जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। अब इन्होंने क्या किया था ना कि मर्डर प्लान किया था फ्रांसिस का, ठीक है। तो फ्रांसिस जब आए होते हैं तो जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो इन्हीं का एक मेंबर, यानी तो ब्लैक डेथ का एक मेंबर बंदूक निकालता है और उनके कॉनवॉय के ऊपर गोली चला देता है, बहुत ही ब्लैंक रेंज से, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास से। और इस गन शॉट में जो फ्रांसिस हैं उनकी मर्डर हो जाता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब इसको देखकर जो ऑस्ट्रिया के किंग हैं वो 23 जुलाई तक का एक अल्टीमेटम देते हैं और इस मर्डर के वजह से, इस असैसिनेशन के वजह से 11 डिमांड्स रखते हैं हमारे बोस्निया के ऊपर। अब बोस्निया के ऊपर 11 डिमांड्स रखी जाती हैं। 23 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया जाता है कि 23 जुलाई तक का टाइम दे रहे हैं तुम्हें, इस डिमांड्स को मान लो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। अब ये डिमांड्स बहुत ज़्यादा रफ थे। इसमें अगर बोस्निया और सर्बिया के जो पार्ट्स के लोग हैं, अगर वो इस डिमांड को मानते हैं तो भी उनका फ्रीडम चला जाएगा, उनकी सॉवरेनिटी चली जाएगी और उनके ऊपर इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया और हंगरी का रूल हो जाएगा उसकी। लेकिन यहाँ पे जो बोस्निया के लोग हैं वो उनके कुछ 7-8 डिमांड्स को मान लेते हैं, लेकिन 4 डिमांड को नहीं मानते, क्योंकि अगर वो डिमांड्स वो मानेंगे तो उनका फ्रीडम चला जाएगा। अब कोई देश अपना फ्रीडम अपने हाथों से तो किसी को देगा नहीं ना। अब ऑस्ट्रिया को बहुत गुस्सा आता है, पावरफुल कंट्री होती है उस समय पे वो, तो वो क्या करती है, सर्बिया के ऊपर और बोस्निया के ऊपर 28 जुलाई को 1914 में, ये याद रखना 1914 28 जुलाई को अटैक कर देती है, सीधा इन्वेड कर देती है, सीधा हमला कर देती है सर्बिया जैसे देश पे। उसके बाद अब सर्बिया के ऊपर हमला होता है तो सर्बिया के जो फ्रेंड कंट्रीज़ होते हैं, तो उस समय सर्बिया का फ्रेंड था रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान। ये लोग उसका सपोर्ट करने चले आते हैं और उनको बचाने आते हैं। इसी को एलाइड पावर बोला गया, ठीक है। अब इसमें सर्बिया को बचाने के लिए रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब चले आते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। अब वहीं ऑस्ट्रिया हंगरी भी तो अकेला नहीं होगा, उसके भी कुछ फ्रेंड कंट्रीज़ होंगे, जैसे कि जर्मनी था, टर्की था, बल्गारिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी खुद था। ये लोग अब साथ में आते हैं, इनको सेंट्रल पावर बोला जाता है, ठीक है। और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान को एलाइड पावर कहा जाता है। तो ये एलाइड पावर और सेंट्रल पावर जो है वो आपस में भिड़ जाती है और इनके बीच में वॉर हो जाता है। ये लोग कहीं एक जगह नहीं लड़ते, हर कोई किसी दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा होता है। जैसे ऑस्ट्रिया जो होता है वो जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है, फ्रांस भी जर्मनी के ऊपर हमला करता है, ब्रिटेन चला जाता है बल्गारिया की तरफ हमला करने,
ऐसे करके सभी देश एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि वो इस वॉर को जीत सके। अब हमें इसके बाद इस वॉर में कौन से इवेंट होती हैं उनको नहीं पढ़ना, हमें सीधा पढ़ना है रिजल्ट क्या आता है इस वॉर का। तो एलाइड पावर जो होती है यानी रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन का जो पावर था वो जीत जाता है इस वॉर को एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज को साइन किया जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज बहुत ही हार्श ट्रीटी है और इस ट्रीटी के वजह से आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज एंड जॉर्ज क्लेमेंको, ये एक बार पढ़ लेना, मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्लेमेंको, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे। वुड्रो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे एंड लॉयड जॉर्ज जो थे यूके के थे। ठीक है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, एक बार देख लेना कॉपी में अपना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जीतने के बाद 28 जून 1919 को, मतलब एग्जैक्ट 5 साल के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन करवाते हैं। ठीक है, किससे? खासकर जर्मनी से। ठीक है, क्योंकि जर्मनी उस समय बहुत पावरफुल होता है और उसी देश को वो लोग चूज करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज को साइन करवाने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर भी साइनिंग होती है। उसके अलावा जितने भी देश उनके अगेंस्ट में थे उनसे भी ये ट्रीटी साइन करवाई जाती है। लेकिन हम लोग इसको सिर्फ जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी ही इतना पावरफुल था जो बड़ा इंपैक्ट ला पाता है। तो जर्मनी से क्या घोषित की जाती है? देखो, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में 14 पॉइंट्स होते हैं जिनमें कुछ इस तरह का है कि जर्मनी को गिल्टी माना गया अग्रेशन का। बाकी देशों ने भी हमला किया था लेकिन मेन जिम्मेदारी किसको दी गई? जर्मनी को। उसके बाद उसके ऊपर $33 बिलियन का लोन चढ़ा दिया गया। ठीक है, उसने वॉर किया था इसलिए उसको $33 बिलियन देने पड़ेंगे। उसके बाद जर्मनी का जो राइन वैली है उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। राइन वैली जर्मनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वहाँ मिलिट्री बहुत अच्छी थी और उस जगह पे जर्मनी का बहुत सारा मिनरल रिसोर्स था, वहाँ से आयरन निकलता था, कोल निकलता था। तो उस जगह को डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी वहाँ से मिलिट्री को हटा दिया गया। ये करने का मेन मकसद था ताकि कोई भी वहाँ से आए और आयरन, कोल ये सब उठा के लेके चला जाए। इसके बाद जर्मनी जो है उससे एल्जेक लॉरेन नाम का जो जगह है वो फ्रांस ले लेता है, यानी जर्मनी के पास जो एल्जेक लॉरेन होता है वो फ्रांस को दी जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा आयरन रिसोर्स था और वहाँ पे कोल प्लांट्स भी थे। उसके बाद यूफेन एल मेमेडी जो नाम का जगह है ये बेल्जियम को दी जाती है। स्लेस्विग नाम का जगह डेनमार्क को दे दिया जाता है। उसके बाद जर्मनी के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे टेरिटरीज होती हैं, उनको फ्रीडम कर देते हैं, उनको आज़ाद कर देते हैं, जिनमें डेनमार्क को कुछ देते हैं, बेल्जियम को कुछ मिल जाता है, पोलैंड को कुछ मिल जाता है एंड फ्रांस को भी कुछ कुछ जगहें मिल जाती हैं। तो ऐसे करके जर्मनी को तोड़ दिया जाता है और उसके हिस्से कर दिए जाते हैं और बाकी लोगों में बांट दी जाती है। इसके बाद जर्मनी की जो कोल माइंस हैं वो 15 साल के लिए फ्रांस को दी जाती है। ठीक है, और जर्मनी के कोल माइंस को सार कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जर्मनी के पास जितने भी कॉलोनीज थी वो सब जर्मनी से ले ली जाती है एंड उसके अलावा जर्मनी जो आर्मी होती है उस आर्मी को बहुत ही लिमिटेशन फेस करना पड़ता है। सिर्फ वो लोग 1 लाख सोल्जर्स को रख सकते हैं, 15,000 की नेवी रख सकते हैं एंड 24 शिप्स ही रख सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एयरफोर्स बैन है और सबमरीन भी बैन है, ये सब नहीं रख सकते वो। तो इस तरह से जर्मनी की पावर को बहुत कम कर दिया जाता है। इसके बाद और जर्मनी के अलावा अगर देखा जाए तो बेल्जियम, यूगोस्लाविया, पोलैंड, चेकोस्लाविया, इन लोग को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये जर्मनी के अंडर में थे। ओके, तो इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। उसके बाद टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले लोग यूरोप को बहुत सुप्रीम मानते थे कि यूरोप को जीता नहीं जा सकता, यूरोप बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि आपस में लड़ते हैं तो इनका पैसा खर्चा होता है, इनके रिसोर्स बर्बाद होते हैं। तो इस टाइम पे अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हमारा पार्ट है, वो वर्ल्ड पावर बन के सामने आता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अपने हथियार बेचे थे, उसके अलावा मिनरल्स बेचा था, तो ऑयल बेचा था। इससे बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका के पास आता है और पावर भी आता है। तो अमेरिका उस टाइम पे वर्ल्ड पावर बन के सामने आता है, जो कि आज भी बना हुआ है। इसके अलावा 3 रूलिंग डायनेस्टीज़ जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब जो राजा महाराजा थे वो लोग ख़त्म हो जाते हैं इस वॉर के वजह से। तो कौन से रूलिंग डायनेस्टीज़ थी? पहला था द रोमनॉफ जो रशिया में है। इसके बाद
होल्जोरेन बोल के एक है जो जर्मनी में है, और हैब्सबर्ग बोल के है जो ऑस्ट्रिया हंगरी में था। ये डायनेस्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्की में है, जो कि बहुत काफ़ी लंबे समय से रूल कर रहा था, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वॉर का असर बहुत बुरा देखने को मिलता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब देखो जो बाकी देश थे, यानी 1920 के टाइम पे वुडरो विल्सन बोल के हैं, ये अमेरिका के थे। इन्होंने सोचा था कि आगे जाके इस तरह के वॉर्स ना हो, इस तरह का खतरनाक वॉर का इफेक्ट ना आ जाए, उसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया जिसका नाम दिया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा में बनाने का फैसला लिया गया था। तो लीग ऑफ नेशन का मेन एम क्या था? तो लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया, इसका मेन एम क्या था? तो इसका मेन एम था प्रोहिबिशन फ्रॉम एनी सीक्रेट ट्रीटीज। जो दुनिया में जो देश हैं वो किसी भी तरह का सीक्रेट ट्रीटी ना बना पाए, यानी एक दूसरे कोई ट्रीटी ना बना पाए। पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन करवाया, देन उसके बाद ऐसा एक रूल बनाया कि वो लोग अब ट्रीटी नहीं कर सकते। उसके अलावा ट्रीटी का मतलब यहाँ पे होता है समझौता, एक दूसरे से हेल्प नहीं कर सकते या समझौता नहीं कर सकते। उसके बाद अलायंस नहीं बना पाए, मतलब जैसे तुमने देखा है कि यूरोप में वहाँ पे दो दो अलायंस बने हुए थे। अलायंस का मतलब ग्रुप होता है, तो दो दो ग्रुप बने हुए थे, तो ऐसा ग्रुप आगे ना बने इसके लिए उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। उसके बाद ह्यूज आर्मी मेंटेन नहीं करे, वॉरशिप्स मेंटेन नहीं करे, और उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव आर्नामेंट्स मतलब हथियार नहीं बनाए जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद रिस्पेक्ट किया जाए एक दूसरे का इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहले जर्मनी का इंडिपेंडेंस लेते हैं, देन उसके बाद वो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका मेन एम ही होता है कि वो बाकी देशों का इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करे। ओके, इसके बाद पीसफुल सेटलमेंट्स करे अगर कहीं पे डिस्प्यूट होती है तो, मतलब अगर यूरोप में कहीं भी झगड़ा होता है, किसी भी तरह का ऐसा कंडीशन आता है वॉर का, तो वो उसको पीसफुली सेटलमेंट करने का कोशिश करे। उसके बाद अगर कोई मेंबर पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन का कोई भी पार्ट अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है पीस को, तो उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का जिम्मेदारी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लेता है। उसके बाद कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने को बोलता है ताकि सभी देशों का भला हो सके, सभी देश अच्छे से ग्रो हो सके। ऐसे करके हमारा जो वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। हमारे इस चैप्टर में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक बार शॉर्ट में रिवीजन देख सकते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 को शुरू होता है 28 जून को, एंड 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के साथ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो आगे जाके हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेंगे। तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर भी इसमें अपलोड करूँगा, अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के वीडियोस बना के डालता हूँ क्लास 10 का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।